नमस्ते दोस्तों, आज है हमारे साथ भोपाल के बहुत ही मशहूर इंटरवेंशनल और वैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश तलेसरा। और आज हम सर के साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हर वुमन के लिए एक गेम चेंजर है, और ये टॉपिक का नाम है यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या फिर यूएई। तो सर, आई वेलकम यू ऑन दिस डिस्कशन। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। तो सर, सबसे पहले थोड़ा सिंपल शब्दों में बताइए कि ये यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। ये मिनिमली इन्वेसिव एंडोवास्कुलर प्रोसीजर है जिसमें हम ग्रॉइन के रास्ते बारीक वायर्स कैथेटर्स लेकर जाते हैं और हम यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है, यूट्राइन आर्टरीज, उनको टारगेट करते हैं। यूट्रस से होने वाली वैस्कुलर समस्याएं जैसे वैस्कुलर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या कुछ केसेस में यूट्राइन आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशंस या रियरली एब्नॉर्मल प्लेसेंटा यानी डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा अगर यूट्रस में रह जाता है, तो इस तरह की वैस्कुलर समस्याओं को जो मेजरली ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होती है, तो हम यूट्राइन आर्टरीज को टारगेट करते हैं और जिससे इन बीमारियों का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना सर्जरी के होता है। महिलाएं अपना यूट्रस प्रिजर्व कर सकती हैं और फर्टिलिटी इंटेक्ट रहती है, तो आगे अगर वो चाहे तो कंसीव भी कर सकती है। सर, तो अभी आपने जैसे फाइब्रॉइड्स का मेंशन किया, तो काफ़ी महिलाएं फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम से ग्रसित रहती हैं, तो क्या यूएई ये फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है? यकीनन। देखिए, पहली चीज़ तो फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन समस्या है। इंडिया में 30% तक फीमेल्स को किसी न किसी फॉर्म में हम जांचों पर फाइब्रॉइड्स देखते हैं, उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स मिलते हैं। फाइब्रॉइड्स कॉमनली इस तरह की समस्याएं करता है जैसे पीरियड्स के समय पे ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के समय पे एक्सेसिव पेन होना जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, डिस्मेनोरेजिया कहते हैं, और फाइब्रॉइड्स के कारण प्रेशर सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन होना, पीछे कमर की तरफ दर्द होना, प्रेशर के कारण बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन की बार बार इच्छा होना या कॉन्स्टिपेशन होना, तो फाइब्रॉइड्स के कारण ये समस्याएं हो सकती है। एंड यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत इफेक्टिव है फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि दिस इज प्राइमरीली वैस्कुलर ट्यूमर। तो जब हम इसकी ब्लड सप्लाई को यूट्राइन आर्टरीज के रास्ते टारगेट करते हुए अगर हम फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि हम फाइन बारीक कैथेटर्स वगैरह लेकर जाते हैं और पार्टिकल्स के थ्रू उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो वो ब्लॉक होने से फाइब्रॉइड समय के साथ धीरे धीरे श्रिंक कर जाते हैं और ये इससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ठीक हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात है कि जैसे हमने कहा कि यूट्रस प्रिजर्व रहता है, फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है, तो आगे पेशेंट अगर चाहे तो अपना कंसीव भी कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि यूएई सिर्फ फाइब्रॉइड्स के लिए ही नहीं पर एवीएम और पोस्ट अबॉर्टर टिश्यूज में भी यूज होता है, तो इसको थोड़ा आप सिंपल शब्दों में समझाएंगे? ओके, देखिए, जब हम एवीएम बोलते हैं मतलब आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशंस, तो आर्टरीज और वेन्स दो तरह की नसें होती हैं। जो आर्टरीज ब्लड ले जाने का काम करती हैं, वेन्स ब्लड वापस लाने का काम करती हैं, और कभी भी इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं होते, ये टिश्यू के थ्रू फ्लूइड को एक्सचेंज करते हैं। ये आर्टरीज और वेन के बीच में जब एबनॉर्मल शंटिंग हो जाती है तो वहाँ पे बहुत हाई फ्लो होने लगता है और वहाँ पे ब्लीडिंग की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह के मरीज बहुत हेवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। ये कई बार स्पॉन्टेनियसली हो सकता है और कई बार ये कुछ प्रोसीजर्स के बाद होता है, जैसे कॉमनली डीएनसी प्रोसीजर्स, यूट्राइन क्लीनिंग प्रोसीजर्स के बाद में ये चीज़ होती है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इसमें भी बहुत इफेक्टिव है। दूसरी जो हमने बात की, रिटेंड एब्नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू। हमें पता है कि डिलीवरी में बेबी के साथ में प्लेसेंटा आउट होता है, लेकिन एब्नॉर्मल प्लेसेंटास बहुत गहरी तरीके से मायोमेट्रियम में चिपके हुए होते हैं और कई बार वो बेबी आउट होने के बाद भी प्लेसेंटा बाहर सेफली नहीं निकल पाता, क्योंकि प्लेसेंटा भी बहुत वैस्कुलर टिश्यू होता है। तो जो प्लेसेंटा अंदर रह जाता है वो कई बार मेजर ब्लीडिंग का कारण बन जाता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, एंड यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वहाँ पे बहुत इफेक्टिव ऑप्शन हो जाता है। ये दोनों ही कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत हेल्पफुल है। सर, ये यूएई प्रोसीजर एग्जैक्टली डिटेल में कैसे होता है, आप थोड़ा समझा सकते हैं, और इससे पेशेंट्स को एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए ये पूरे प्रोसेस से? देखिए, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक एंडोवास्कुलर प्रोसीजर है, तो इसमें हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे, कट नहीं कर रहे, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसीजर्स मोस्टली लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं। तो एक फाइन निडल हम ग्रॉइन एरिया में लगाते हैं, वहाँ से फाइन वायर्स कैथेटर्स लेकर अंदर जाते हैं और हम यूट्राइन आर्टरीज में सिलेक्टिवली एंटर करते हैं। वहाँ जाने के बाद हम जो एब्नॉर्मल सर्कुलेशन है उसको ब्लॉक करने के लिए स्पेशलाइज्ड एम्बुलाइजिंग मटेरियल यूज करते हैं। वो फाइन पार्टिकल्स के रूप में हो सकते हैं, वो लिक्विड ग्लू के रूप में हो सकते हैं, जेल फॉर्म के रूप में हो सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास एम्बुलाइजिंग मटेरियल अवेलेबल है, उनको हम उसमें से इंस्टिल करके पुश करके वो जो एब्नॉर्मल वैस्कुलेचर है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो
उससे रिलेटेड ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। और ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये अंडर एंजियोग्राफिक गाइडेंस होता है। प्रोसीजर की हम बात करें तो ये लगभग 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। और ये ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने के कारण जो अबनॉर्मल पैथोलॉजी है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, अगर वो ट्यूमर की सप्लाई है वो बंद हो जाती है तो ट्यूमर श्रिंक कर जाता है। सो इस तरह से ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक सिंपल और इफेक्टिव प्रोसीजर हो जाता है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे ऑफ सर्जरीज होती है उसके कंपैरिजन में यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को क्या बेहतर माना जाता है? यकीनन। सो देखिए, आप खुद देखेंगे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्योंकि ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, सो मेजर एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, मेजर स्कारिंग सर्जरी नहीं है, सो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो हॉस्पिटल में बहुत कम समय रहने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर केसेस में 1 से 2 दिन में पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। वही बात है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होने के कारण पेशेंट बहुत जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटी पर वापस लौट सकते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस कम होने के कारण ये बहुत सेफ और इफेक्टिव हो जाता है। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ज़्यादातर इन केसेस में हम यूट्रस को क्योंकि प्रिजर्व कर रहे हैं, यूट्रस की फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है, तो पेशेंट अपना यूट्रस प्रिजर्व कर सकता है और आगे चाहे तो वो कंसीव भी कर सकता है। सर जैसे अभी आपने एडवांटेजेस की बात की इस प्रोसेस के, तो क्या इस प्रोसेस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो इसके साथ आते हैं? देखिए, जैसे हमने कहा ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, लेकिन कोई भी प्रोसीजर है तो उससे रिलेटेड कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं बनिस्बत दूसरी तरह की। जैसे सर्जरी, कन्वेंशनल सर्जरी की बात करें तो ये चीज़ें बहुत कम है। माइनर इश्यूज किस तरह के रह सकते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल में एट द साइट ऑफ एम्बोलाइजेशन वहाँ पे पेन रहना, हेवीनेस फील होना, पोस्ट एम्बोलिक सिंड्रोम होता है जिसमें कि हल्का फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ग्रॉइन एरिया जहाँ से हम एक्सेस लेते हैं वहाँ पे अगर हम ठीक से पोस्ट प्रोसीजर केयर नहीं करें तो वहाँ हल्का हेमेटोमा बनना। सो ये बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या माइनर डिस्कम्फर्ट होती हैं जो कि कुछ केसेस में होती हैं और जो कि इजीली मेडिसिन के साथ मैनेज हो जाती है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो भी ये यूएई प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं उनको ये प्रोसेस के बाद क्या आफ्टर केयर या क्या रिकवरी के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, सो देखिए, इनिशियली 1-2 डेज तो हम हॉस्पिटल में उनकी प्रॉब्लम्स का अगर कुछ पेन वगैरह रहता है तो भी टेक केयर करते हैं। जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं सेम डे हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट डे भी मूवमेंट जारी रहते हैं और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो चलते फिरते ही डिस्चार्ज होता है। इनिशियल कुछ दिनों के लिए 5 to 7 डेज के मेडिकेशंस होते हैं जो उनकी इन्फेक्शन, पेन, नोजिया, वोमिटिंग इसका टेक केयर करते हैं। पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि इनिशियली 1 वीक के लिए लाइट एक्टिविटी रखें, यानी हेवी वर्क नहीं करें, हेवी वजन नहीं उठाएं, एंड फिर हम उनको इनकरेज करते हैं कि धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ वापस आ जाए। थैंक यू सो मच सर कि आपने हम सबको यूएई जैसे प्रोसेस के बारे में इतने साफ और डिटेल शब्दों में समझाया। थैंक यू एंड थैंक्स टू आवर व्यूअर्स। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको भी इससे बहुत नॉलेज मिली है, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें अपने सजेशन। थैंक यू।